सभी का एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम समझते हैं भारत के इतिहास को कि भारत का इतिहास है क्या। सबसे पहले कॉमन सवाल आता है कि इतिहास है क्या। तो इतिहासकारों के अनुसार इतिहास जो है ना, अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन है। कहता है कि जो अतीत है क्या, पहले इसको समझा के कि अतीत जो बीता हुआ समय है उसको हम अतीत कहते हैं। जो पास्ट में बीत गया है, जो पास्ट में जो बीत गया है ना, तो उसी को अतीत कहते हैं। तो अतीत में जितनी भी घटनाएं हुई है ना, जो राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, या सामाजिक रूप से हो, या सांस्कृतिक रूप से हो, या धार्मिक रूप से हो, इस सभी घटनाओं का अध्ययन ही कथी कहलाता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। क्या कहलाता है? इतिहास। तो हम कॉमन सी परिभाषा इतिहास का समझ सकते हैं कि इतिहासकारों के अनुसार इतिहास अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन है, जैसे सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और धार्मिक पक्ष। सभी पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगर हम बात करें भारत के इतिहास का, भारत का इतिहास, तो आइए हम समझते हैं भारत का इतिहास है क्या। उससे पहले हम भारत के बारे में विचार करते हैं कि भारत, आखिर इसका नाम भारत ही क्यों पड़ा। तब बहुत सारे महाकाव्य और पुराणों में जिसका नाम है भारत, वो भारतवर्ष रखा गया। क्यों? क्योंकि उसमें जिक्र है कि कहा गया है कि उत्तर में जिसके हिमालय है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में संपूर्ण महासागर हो, संपूर्ण सागर हो, जिसके दक्षिण में समुद्र हो और उसके उत्तर में हिमालय हो। उस एरिया के, उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र को हम भारतवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। उप महाद्वीप जो बन रहा है, उप महाद्वीप ना, तो कह रहा है कि जो उप महाद्वीप जो बन रहा है वही क्या कहलाएगा? आपका इतिहास आदि कहला सकता है आपका ना। आपका जो है, आपका जो उप महाद्वीप है वही भारतवर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भारतवर्ष। भारतवर्ष की फिर से अगर माने कि भारतवर्ष किसे कहेंगे, तो कहा कि जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र हो, उसी को हम भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष इसका नाम क्यों पड़ा है? तब भारत का देश, भारत मतलब भरत का देश। इसका अर्थ है कि भरत का देश, भरत नाम का एक कबीला था, वहां के राजा भरत थे ना, उसी कबीले के नाम से उस एरिया, मतलब कहने का अर्थ है कि शक्तिशाली उस समय का भाई कबीला होगा, जिस कारण से उसका नाम जो है भरत के नाम पे प्रचलित हुआ। और महाकाव्य और पुराणों में इसको हम भरत का देश का उच्चारण करते करते भारतवर्ष कहना शुरू किए। क्या कहना शुरू किए? भारतवर्ष, एक संपूर्ण भारतवर्ष। और यहाँ के निवासियों को हम भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय। यहाँ के निवासी को हम भारतीय कहते हैं। और भारतीय किसे कहते हैं? तो भरत की संतान को, भरत की संतान, अर्थात इसका मतलब है कि जो देश, जो जैसे कि जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, मतलब कि जो उत्तर से हिमालय के बीच और दक्षिण से समुद्र के बीच में जो एरिया में जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पैदा हुए, उन्हीं को हम भारत की संतान कहते हैं ना। तो इस प्रकार से भारत शब्द निकल कर आया। अगर दूसरा बात अगर हम करें कि भारत का इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया नाम भारत को यूनानियों के द्वारा दिया गया। यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया कहकर बुलाया गया। समझ में आया? अगर भारत को मान लीजिए हिंद या हिंदुस्तान, किसने कहा? तो हिंदुस्तान सब जो मध्यकालीन मुस्लिम शासक थे, चाहे मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा, ऐसे हम कॉमन भाषा में कहेंगे, तो जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो थे, उस समय भारत को हिंद कह के बुलाए थे। और हिंद से ही बना हिंदुस्तान। क्या बना? हिंदुस्तान।
हम समझे कि भारत शब्द जो है भारतवर्ष से बना है और यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा इसका हिंदुस्तान नाम पड़ा। ये तो बात हो गया इसके नाम का जिक्र हो गया। अब बात करते हैं कि भारत के इतिहास को, भारत का जो इतिहास है कितने कालखंडों में बटा हुआ है। देखो भारत के इतिहास को हम मुख्यतः 3 कालखंडों में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हमको अध्ययन में सुविधा, स्टडी करने में, पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में सुविधा हो, जिस कारण से हम उसको 3 भाग में बांटे हैं। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और अगर बात किया जाए प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत की जानकारी कैसे प्राप्त होगी कि प्राचीन भारत में उस समय क्या स्थिति थी, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसी सांस्कृतिक व्यवस्था थी, किस प्रकार धर्म की व्यवस्था थी, इस सभी का अगर हम अध्ययन अगर चाहे प्राचीन का अध्ययन करने के लिए, तब भारत का विशेषकर उसके 4 स्रोत हमारे पास उपलब्ध है। कितने स्रोत? 4 स्रोत। पहला स्रोत धर्म ग्रंथ के द्वारा, जो उस समय धर्म ग्रंथ थे, जो आज हमारे पास मौजूद है। ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उसके द्वारा भी, विदेशियों का भी ग्रंथ, जो विदेशी आया था उस समय कुछ बात लिखा है भारत के बारे में, उसके द्वारा हम अध्ययन करेंगे। अगला बात की पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के द्वारा, जो हम खुदाई में मिलेगा, उस सब चीजों का आर्किटेक्चर मिलेगा ना, अवशेष मिलेगा, इस सब के द्वारा हम उस समय की स्थिति का अगर आकलन कर सके तो उसके द्वारा हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। अगर बात की जाए कि धर्म ग्रंथ के माध्यम से कैसे समझा, तो सबसे पहला जो धर्म ग्रंथ है, जो सबसे फेमस है, सर्वप्रथम है, वह वेद है। क्या है? वेद। अब वेद को अपुरुषे कहा गया है, जैसे कि इसकी रचना कोई किया नहीं है, इसका संकलन करता जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा आपका जो है वेद का संकलन किया गया है। वेद के प्रकार के बारे में समझाते हैं। तो वेद के कितने प्रकार होते हैं? तो वेद के 4 प्रकार होते हैं। हमने तुरंत पढ़ा कि वेद का संकलन किया गया था। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। दूसरा का है यजुर्वेद, तीसरा का है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद का अर्थ है क्या? तो ऋग्वेद में कहा जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहते हैं। इसमें ज्यादातर ऋचाएं लिखी गई हैं ना, उसी का संग्रह जो किया गया है, उसके ज्ञान का जो संग्रह है, वही क्या कहलाता है? आपका ऋग्वेद कहलाता है। अब बात करते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त की चर्चा किया गया है। इसमें 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं है, 1028 सूक्त है और 10 मंडल दिया गया है। अगर बात की जाए कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद का जो गायन करता है, जो पढ़ता है, उस ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पढ़ने वाले या गायन करने वाले ऋषि को हम होत्री के नाम से जानते हैं। अब बात किया जाए कि ऋग्वेद में चर्चा किसकी है, तो ऋग्वेद में आर्यों की चर्चा है। उनके राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। किसके इतिहास और राजनीतिक प्रणाली की जानकारी? तो आर्य के इतिहास और राजनीतिक प्रणाली की जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से। विश्वामित्र के द्वारा जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो श्लोक दिया गया है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उसमें एक श्लोक दिया गया है जो सुप्रसिद्ध है गायत्री मंत्र के नाम से। नाम क्या है? गायत्री मंत्र। वो किसको समर्पित किया गया था? सूर्य देवता सावित्री को ऋग्वेद समर्पित किया गया है।
अब बात आती है कि 9वें मंडल में क्या है। तो 9वें मंडल, 9वां जो मंडल है उसमें सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की है। 8वें मंडल में जो हस्त लिखित ऋचाएं, हाथ से लिखी गई ऋचाएं का वर्णन किया गया, इसको हम खील कहते हैं। क्या कहते हैं? खील। हाथ से लिखा गया जो ऋचा है उसको हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल में जो वर्णित है, जो इसमें वर्णित पुरुष सूक्त है, क्या सूक्त है? 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, इसी में 4 वर्ण जो समाज में, जो समाज का बंटवारा किया था, 4 वर्ण का जिक्र किया गया है। जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका उद्भव अगर माना जाए ग्रंथों के अनुसार तो कहा जाता आदि पुरुष जो ब्रह्मा है उनके मुख के द्वारा ब्राह्मण का उदय हुआ है, भुजाओं के द्वारा क्षत्रियों का और जंघाओं के द्वारा वैश्यों का, चरणों के द्वारा शूद्रों का वर्णन, शूद्रों का उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है उसको वर्णित किया गया है। वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज की ये जो है कर्म, जैसे जो काम, जैसे कि मान के चलते हैं कि जो ब्राह्मण थे वेद को पढ़ना और ज्ञान अर्जित करने का काम और ज्ञान बांटने का काम और पूजा पाठ कराने का काम ब्राह्मण क्या करते थे, और क्षत्रिय युद्ध लड़ने का काम किया करते थे, और वैश्य व्यापार करने का काम किया करते थे, और शूद्र सबकी सेवा करने का काम किया करते थे। तो हम आइए अब अगला पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। जय हिंद, जय भारत। आज क्लास में इतना ही।